बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं थोड़ी सी मुश्किल में फंस गया हूं। मुश्किल में मैं इसलिए फंस गया हूं कि पिछली वीडियो में ऑब्वियसली मैंने बाबर आजम की तारीफ की और बाबर आजम ने मैं कहता हूं कि अपने लिस्ट ए कैरियर की अगर वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरीज अगर उसको मैं ना कहूं तो बड़ी ज्यादती होगी। मैं तो उसको मानता हूं कि वो उसकी वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरीज है। और अब जब उस मैच का नतीजा निकला है तो ये फर्क और वाजे हो गया है और साबित हो गया है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि आप बाबर आजम की तारीफ क्यों कर रहे हैं, बाबर आजम तारीफ के काबिल नहीं है, ये वो है, ये फलां है, ये इसकी जो फॉर्म है ये खत्म हो जाएगी। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा ये तो इसकी फॉर्म है ही नहीं, ये तो बस जस्ट एक दिखावे के लिए एक इनिंग्स है और उसके बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी तो बाबर फिर नाकाम होगा। देखिए बात ये है, हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आप अभी बच्चे हो। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो मुझसे उम्र में बहुत पीछे हैं, बहुत कम है। मैंने क्रिकेट आपने उतनी देखी नहीं है जितनी मैंने क्रिकेट सीखी है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि ये कोई मजाक नहीं है। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब बाबर बुरा परफॉर्म करता है मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो जो बाबर के फैन है वो जनाब डंडे लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम ये होते हो, तुम कौन होते हो, तुम बाबर आजम के साथ ये करते हो, तुम फलां करते हो। आज मैंने जो बाबर आजम की तारीफ की तो एक वो ग्रुप है कि जिनको बाबर आजम की शक्ल पसंद नहीं है, आज वो मेरे पीछे पड़ गए हैं कि भाई तुम होते कौन हो, तुम्हारा कोई दीन मजहब है, कभी तुम उसके खिलाफ हो जाते हो, कभी तुम उसके हक में हो जाते हो। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये एक फैन का यूट्यूब चैनल नहीं है। जो फैन होता है ना उसको शक्ल पसंद होती है, उसको अकल पसंद होती है, उसको हरकतें पसंद होती हैं, उसको अपना जो उसका जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, ठीक है। ये फैन का चैनल नहीं है, ये एक क्रिकेट एनालिस्ट का चैनल है, ठीक है। मैं जो भी टूटा फूटा हूं, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं एनालाइज करता हूं क्रिकेट को। और एनालिस्ट का काम यह होता है कि जब कोई प्लेयर अच्छा करे तो उसकी अच्छाई बयान करो कि उसने अच्छा किया है और क्यों किया है ये बताओ, और जब वो बुरा करे तो तब उसकी खामियां निकाल के लाओ और उसको बताओ कि वो जो ये बार बार बुरा कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। मैंने क्यों आपसे बार बार ये कहा था कि बाबर आजम को बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा, बाबर आजम को डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, बाबर आजम को अपनी जो उसकी खामियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं वो तभी दूर होंगी जब वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम वो क्रिकेट खेल रहा है जिसमें एक मैच होता है, 2 मैचेस होते हैं, 3 मैचेस होते हैं और उसमें आप बाबर आजम को अपनी खामियां ठीक करने का टाइम नहीं दे रहे, बल्कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा कोई परफॉर्म करे या ना करे, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जरूर परफॉर्म करे। तो इस तरह से खामियां दूर नहीं होती। खामियां दूर वहां होती हैं कि जहां पे प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस कम हो, वहां पे खामियां दूर होती हैं और वहां पे बंदा रिलैक्स होके खेलता है और खेलने के बाद फिर परफॉर्म करता है और वो होता है आपका डोमेस्टिक। हालांकि फैसलाबाद में क्राउड बहुत था और बहुत है और आज भी फुल हाउस था, लेकिन बाबर आजम को जो वहां पे आज सपोर्ट मिली है और जिस तरह से पहले दिन से जब बाबर आजम वहां पे गया और बाबर आजम जब वहां पे प्रैक्टिस करने जाता था तो तब भी लोग उसके लिए एक झलक देखने के लिए तरसते थे। तो ये चीज भी बंदे को जो है ना वो हौसला और हिम्मत देती है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, ग्राउंड खाली है। पहले दिन आए, देखा भाई बाबर तो चल ही नहीं रहा, दूसरे दिन भी नहीं आ रहे, तीसरे दिन भी नहीं आ रहे, चौथे दिन भी नहीं आ रहे, ऊपर से क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो तो आपको आना पड़ता है बैक टू द बेसिक्स। और बाबर आजम ने यहां पे आके ये बड़ा, इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर बाबर आजम, कि बाबर आजम को एक फौरी तौर पे ऐसा टूर्नामेंट मिल गया कि जिसमें बाबर आजम अपनी उन खामियों को एक तरफ नजरअंदाज करके अपने आप को दोबारा मेंटली स्ट्रांग करे
ताकि उसके कदमों का इस्तेमाल ठीक हो, ताकि उसका हैंड एंड आई जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो जाए और वो भूल जाए कि उसकी क्या खामियां थी। ठीक है, और वो फोकस करे कि यस आई एम द सेम बाबर आजम कि जो कितने साल तक ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज रहा है। और ओडीआई के ऊपर मैंने कभी भी बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं की बतौर बल्लेबाज। आप मेरी पूरी वीडियोज उठा के देख लीजिए। मैं अब भी कहता हूं कि बेस्ट सूटेड है ओडीआई के फॉर्मेट के लिए बाबर आजम। हां, मैं बात करता हूं टी20 के ऊपर। मैं कहता हूं कि भाई अब रिजवान और बाबर दोनों एक तरह के बल्लेबाज हैं, ये एक ही टी20 टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। एक को तो चले आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि एक चलिए आपका एंकर रोल प्ले करने वाला टीम में होना चाहिए। जब दो दो एक तरह के प्लेयर होंगे तो आप टी20 क्रिकेट को टी20 क्रिकेट की तर्ज में मुस्तकिल तौर पर नहीं खेल पाएंगे। आज बाबर आजम ने जो परफॉर्म किया है ना, देखिए सर, आज वो बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हुआ है। उसके दाएं बाएं आगे पीछे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब साउद शकील भी है, शान मसूद भी है। ठीक है, ये भी बड़े नाम है ना जी, ओडीआई क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े नाम है। साहबजादा फरहान कितना बड़ा नाम है, मतलब पिछला जो सीजन है उसका हाईएस्ट स्कोरर है, लेकिन वो भी मौजूद है, नहीं परफॉर्म कर पाया। उसके बाद मोहम्मद हुरैरा मौजूद है, नहीं परफॉर्म कर पाया। सरफराज अहमद इतना बड़ा नाम आज टीम के अंदर आया कि शायद मेरे आने से किस्मत बदल जाए, नहीं बदली, खुद भी नाकाम हो गए। दिस इज क्रिकेट भाइयों, ये है क्रिकेट जो आपको बताती है कि कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं, और ओडीआई को ओडीआई क्रिकेट के तौर पर खेलना किसे कहते हैं। इवन बाबर आजम की टीम में से कोई उसके बराबर नहीं जा सका। देख लीजिए आप, स्टार्ट्स मिले हैं, सबको मिले हैं। इवन आप यहां देख लीजिए कि 20 ओवर में तकरीबन 90-95 स्कोर था, लेकिन 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे डॉल्फिन के। तो प्रॉब्लम क्या बना कि सबको स्टार्ट्स मिला, रन रेट भी ठीक जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह बनी सर कि विकेट्स जो है उसके ऊपर कितनी देर तक ठहरना है, दूसरे को अपने साथ लेकर कैसे चलना है, और किस तरह से लंबी इनिंग्स जोड़नी है, और किस तरह से गेम को आखिरी 10 ओवर्स में लेके जाना है, और फिर आखिरी 5 ओवर्स में लेके जाना है, और फिर आपको अपना जो रिक्वायर्ड, जिसको आप समझते हैं कि यार मिनिमम मुझे इतने रन्स करने हैं, वो आपने रन्स किए अगर आप करते हैं तो फिर इसका मतलब यह कि यू आर द बेस्ट बैटर अक्रॉस द टीम्स। दोनों टीमों में मुझे बताएं कि सबसे अच्छी इनिंग्स किसकी थी, बताइए मुझे। और मैंने कहा कि यार अच्छे खासे बॉलर थे, क्या मीर हमजा अच्छा बॉलर नहीं है? इज ही नॉट एन इंटरनेशनल बॉलर? मुझे बताइए, क्या फहीम अशरफ जो है वो क्या इंटरनेशनल लेवल का बॉलर नहीं है? बताइए मुझे, फहीम अशरफ जो है वो क्या इंटरनेशनल लेवल का बॉलर नहीं है? सरफराज अहमद ऑलमोस्ट कप्तानी कर रहा था, और बुरी कप्तानी भी नहीं की, अच्छी कप्तानी की है, बुरी कप्तानी नहीं की। साउद शकील, हमारी उम्मीदें आसें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, बुरी तरह डिसअपॉइंट कर रहा है। मतलब इतना अच्छा स्टार्ट करके आप एक ऐसी बॉल के ऊपर आउट होते हैं जिसके ऊपर आउट होना नहीं बनता। कासिम अकरम एक ऐसी बॉल के ऊपर आउट होता है जिसके ऊपर आउट होना नहीं बनता। आसिफ अली वही ब्लंडर कर रहा है जो सब लोग ब्लंडर कर रहे हैं। तो यह ब्लंडर बाबर आजम भी कर सकता है, क्यों नहीं किया? बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग हियर, ही इज बेटर देन अदर। यह साबित हुआ है आज के इस जो मैच के अंदर। और फिर मैं क्यों तारीफ ना करूं भाई? मैं पागल हूं मैं कहूं बाबर आजम बहुत बुरा खेला, बाबर आजम ने दिखावे के लिए खेला, बाबर आजम ये और बाबर आजम वो, और बाबर आजम ने सेंचुरी भी कर ली तो उसने कोई सेंचुरी नहीं की। भाई वो लोग जो कहते थे कि ये तो जिस दिन बाबर आजम सेंचुरी कर लेता है उस दिन उसकी टीम जो है वो हार जाती है। आज तो भाई 175 रन से जीती है उसकी टीम। जितना अकेला बाबर आजम ने किया है, अरे भाई उतना पूरी दूसरी टीम नहीं कर सकी भाई। तो अब मैं क्या कहूं कि बाबर आजम बुरा प्लेयर है? भाई बाबर आजम कभी भी बुरा प्लेयर नहीं रहा। उसकी कप्तानी पे आज भी मैं कहता हूं ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। आज भी मैं कहता हूं
नॉट गुड कैप्टन। उससे ज्यादा अच्छे कैप्टन मौजूद हैं पाकिस्तान में। इवन जो है मोहम्मद रिजवान इज अ वे वे बेटर कैप्टन देन हिम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गड़बड़ कर देते ना। मैं उसको कहता हूं वो अच्छा कैप्टन नहीं है, आप कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम अब ये भी कहो कि वो अच्छा बैटर भी नहीं है। अच्छी बैटिंग करे तो तुमने उसको कहना कि बस ऐसे ही है यार, ये तो फारिग है, वो ये तो नाम की बैटिंग है, ये दिखावे की बैटिंग है। अरे भाई सब कुछ आपके सामने है। एक टीम अंडर 100 आउट हो गई है, उसके अंदर अच्छे खासे नाम है, हमारे फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं, वो सारे के सारे नाकाम हो गए। बड़ा बुजुर्ग खेल रहा है उसके अंदर, वो नाकाम हो गया। तो बाबर आजम ने अगर परफॉर्म किया तो यार उसका हक बनता है ना कि उसके साथ जो है वो उसको अप्रिशिएट करूं। नाइंसाफी नहीं होती भाई, नहीं होती, ज्यादती नहीं होती, जुल्म नहीं होता, नाइंसाफी नहीं होती। मैं किसी का पेड नहीं हूं। मुझे किसी ने पैसे दिए हुए हैं कि मैं बाबर आजम के खिलाफ बोलूं, या मुझे पैसे दिए हुए हैं किसी ने कि मैं बाबर आजम के हक में बोलूं। भाई मैं क्रिकेट का मेरिट के ऊपर एनालिसिस करता हूं। किसी के अगर दिमाग में यह बात आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो ना सही, लेकिन क्रेडिट गोज टू जहांदाद खान। यार ये लड़का मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है, बॉलिंग में बहुत इंप्रूव्ड है। नई बॉल के साथ जिस तरह की शानदार वो बॉलिंग कर रहा है भाई, मुझे तो वो जहांदाद जो है ही इज बेटर देन शाहिद शाह अफरीदी। जिस तरह से वो दोनों तरफ बॉल को घुमा रहा है, ही इज परफॉर्मिंग बेटर देन शाहिद शाह अफरीदी। और इस वक्त वो विकेट्स में, टॉप विकेट टेकर्स में हसनैन के साथ जॉइंट टॉप विकेट टेकर बन गया है। ये अब बात है ना, देखिए कमाल है ना। ये यंगस्टर्स हैं। मेहरान की आज बॉल देखिए कितनी टर्न कर रही थी। इवन अबरार ने जो कैच पकड़ा है वो तो अनबिलीवेबल है। वो तो मुझे समझ नहीं आया, वो तो उसको भी समझ नहीं आई होगी कि मेरे हाथ में बॉल कैसे आ गई। दैट्स वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी वाला, वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब होता है कि बाज़-औक़ात आपके, हम पंजाबी में कहते हैं अन्य हाथ बटेरा आया, वो वाला हिसाब किताब हो गया, वरना वो बस छोड़ दे। लेकिन बात यह है कि इवन जैसे जैसे विकेट्स पुरानी हो रही हैं उसके साथ आपके स्पिनर्स को भी मदद मिलना शुरू हो गई। और मुझे मेहरान मुमताज़ में बड़ा दमखम नज़र आता है, ख़ास तौर पे रेड बॉल के साथ। सर आपका जो एक आध मैच खेला है नोमान अली, उसको इतनी मार पड़ी है वाइट बॉल क्रिकेट में कि वो आपके सामने है। बट आई थिंक सो कि देयर इज नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हिम इन रेड बॉल क्रिकेट। ऑल्सो जहांदाद खान को रेड बॉल क्रिकेट में ट्राई करना बुरा नहीं है। जहांदाद खान रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका है, बांग्लादेश के खिलाफ ए टीम में भी खेल चुका है। ये जो मेहरान है, ये एक मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुका है बांग्लादेश ए टीम के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो भाई इनको शामिल करो ना, इनको देखो ना। अभी तक बल्लेबाजों में सर जो बंदा रियल मीनिंग में इस टूर्नामेंट में इंस्पायर करने में कामयाब हुआ है वो कामरान गुलाम है। और कल फिर वो खेलेगा, और कल का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। उसकी वजह यह है कि ऑलमोस्ट डॉल्फिन साहब तो फारिग हो गए, ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 के 3 मैच हार गए। अब ये मौका है लायंस के पास कमबैक करने का, लेकिन उनको बड़ा शिकार करना पड़ेगा। और वो शिकार किसका है? वो रिजवान लेड मारखोर का, फैसलाबाद की टीम का। और वो इस वक्त सबसे तगड़ी टीम है, सबसे तगड़ा कप्तान है। और उसमें जो आपको तोहफे नजर आ रहे हैं, उसमें कामरान गुलाम नजर आ रहा है, उसमें आपको अब्दुल समद नजर आ रहा है। ये अभी तक दोनों जो हैं वो इस टूर्नामेंट में बड़े तगड़े परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे बाबर आजम है। और बॉलर्स में अगर आप बात करें, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है, मीर हमजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। विकेट उतनी भले नहीं मिली, बट मीर हमजा इज बॉलिंग रियली गुड। मोहम्मद अली ने भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, बट ही इज नॉट दैट गुड विद द विकेट्स। लेकिन जहांदाद दिल खुश किया है भाई, दिल खुश किया है। ऐसे लड़कों को आगे मौका मिलना चाहिए। आकिफ जो है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर एज वेल। आप कहते हैं हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। भाई सब कुछ है। इवन मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद हुरैरा को आप ये ना कहें कि वो यहां पे कामयाब नहीं हो रहा तो आप उसको फारिग कर दें। बैड टाइम तो बाबर आजम पे बड़ी देर आया रहा,
हमने नहीं फारिग किया। आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, साहबजादा फरहान को मौका दीजिए, बहुत जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, आज भी अच्छा खेल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली गलत शॉट खेल गया। वो टेम्परामेंट जो बाबर आजम ने आज दिखाया है ना, बाय द वे, वो किसी और ने नहीं दिखाया, एंड दैट इज वाई वो इतने अरसे तक ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज रहा है। और दोबारा मौका मिलने दीजिए, ओडीआई स्टार्ट कीजिए, बाबर आजम एक बार फिर नंबर 1 हो जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।